बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं शहरबानो अवान। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारा और आपका साथ 2 घंटे का होगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं तो बात करते हैं अच्छी खबर से। खेल के मैदान से आने वाली ये खबर है। खबर ये है कि विमेन एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नई तारीख रकम कर दी है। पाकिस्तानी टीम T20 विमेन एशिया कप में 10 विकेट से मैच जीतने वाली पहली टीम बन चुकी है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ UAE को 10 विकेटों से शिकस्त दी। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इससे कबल 8 मरतबा मुख्तलिफ टीमें 9 विकेट से कामयाबी हासिल कर चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान टीम की ये मजमूई दूसरी 10 विकेट की फतह है। इससे कबल पाकिस्तान ने 11 साल पहले आयरलैंड को 10 विकेट से हराया था। बिल्कुल जी, कंग्रेचुलेशंस टू आवर विमेन क्रिकेट टीम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गुल फेरोज़ा और मुनीबा अली जो कि T20 इंटरनेशनल में 2 सेंचुरी की शराकत करने वाली पहली पाकिस्तानी जोड़ी भी बन गई हैं, तो इन दोनों खिलाड़ियों को भी हम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। फाइनली हमारी क्रिकेट टीम की, बेशक वो ख़वातीन की क्रिकेट टीम है, कोई अच्छी खबर आई है, तो ये बड़ी अच्छी बात है जी। आगे बढ़ते हैं जी, सियासी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं और सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं मुल्क की सियासत की। अगर हम बात करें, इस वक्त हुकूमत और PTI के दरमियान शहीद महाजराई देखने में आ रही है। हुकूमत PTI पर पाबंदी लगाने के लिए मुतहरिक है। इत्तेहादी जमातों से सलाम मशवरे किए जा रहे हैं, उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आज वफाकी काबीना का इजलास भी मुतवक्किल है, जिसमें बड़े और अहम फैसले किए जाने का इम्कान है। मुश्किलात का शिकार PTI ने रहनुमाओं की गिरफ्तारियों, मुकदमात और छापों के खिलाफ पार्लियामेंट के बाहर भूख हड़ताली कैंप भी लगा दिया है और बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालिबा किया जा रहा है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी काफ़ी हलचल दिखाई दी जा रही है। नून लीग सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। वो सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर कर चुकी है और अब पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर कर दी है, जिसमें अदालती फैसले से मुतल्लिक कई सवालात उठाए गए हैं और इस्तदा की गई है कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक 12 जुलाई का फैसला वापस लिया जाए। इसके अलावा कल अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी PTI की जानिब से ये भी कहा गया कि 9 मई को GSQ के बाहर एहतजाज की कॉल उनकी जानिब से दी गई थी। अलबत्ता पार्टी ये कह रही है कि जी वो पीसफुल प्रोटेस्ट की कॉल दी गई थी। तो इस तमाम सूरत हाल पर तज्जिया लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, सबसे पहले जो बात की गई है बानी PTI ने, उस पर बात करेंगे। 9 मई को एहतजाज से मुतालिक उन्होंने कहा है कि हाँ, इतराफ़ी बयान सामने आ चुका है। ये बयान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कितना इजाफा करेगा? देखिए, ये ऑप्टिक्स हैं जो तहरीक इंसाफ की क़यादत अब इमरान खान के बाद इख्तियार कर रही है और जाहिर है कि जब एक केस कोर कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स मुसलसल प्रेस रिलीज़ों में बता रहे हों, DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हों कि 9 मई के लिए कोई माफ़ी नहीं है और अगर है तो पहले आप जुर्म कबूल कीजिए, माफ़ी कीजिए, मांगिए और फिर जाके पार्लियामेंट के में मौजूद हुकूमत से बात करें। ये एक पब्लिक स्टैंस है पाकिस्तान की अफवाज का। ऐसे में जब अचानक इमरान खान 2 दिन पहले आके सहाफियों से अज खुद बात करते हैं, किसी ने कोई बात नहीं की थी और उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने ये कहा था जब मुझे मार्च में 2 दफ़ा पकड़ने की कोशिश की गई तो मैंने कहा अगर मुझे पकड़ें तो आप लोगों ने GHQ पे जाके पुरअमन एहतजाज करना है। अच्छा, बात खत्म हो जाती। उसी वक्त बाबर अवान आए, उन्होंने कहा नहीं, इस तरह नहीं, इस तरह है। जैसे वकला की कहानी होती है कि लफ्ज़ न पकड़ा जाए, तो इमरान खान ने आके 2 दफ़ा इंटरवीन करके कहा कि नहीं, बात इस तरह ही है जैसे मैंने कही है। अच्छा, अब वो बात समझ आ रही है कि उनकी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से जो जमानतें मनसूख हुई थी कबल अज़ गिरफ्तारी वाली, जिसमें अब वो अरेस्ट हैं, उसकी बुनियाद भी यही थी कि इमरान खान ही बुनियादी गेम बनाने वाले थे, प्लानर थे, एग्जीक्यूटर थे और लोगों को इंस्ट्रक्शन दी थी। अच्छा, इसके ऊपर PTI के असर से लेके सारे लोग बात कर रहे हैं कि जी उन्होंने ऐसे नहीं की। साफियों ने तो गवाहियां आके हमारे चैनल एक्सप्रेस के भी इमरान असगर थे और बाकी भी उन्होंने कल प्रोग्रामों में भी आके बात कर दी कि हम किस तरह मौजूद थे और किस तरह रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कोई ये क्यों भूल गया, जब गुड टू सी यू जेस्चर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिया था तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही बात की थी और पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुई थी, जब मुझे कमांडोज पकड़ेंगे तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में जाके एहतजाज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। अच्छा राना साहब, लेकिन आपके पास ये भी खबर है कि क्या बानी PTI की जानिब से ये बाकायदा ऑर्डर्स दिए गए थे तोड़ फोड़ करने के भी? नहीं, उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया मैंने आपसे वही कहा, पुरअमन एहतजाज। पुरअमन एहतजाज। और उससे पहले जो वो फौरी तौर पे कह चुके थे कि मुझे जब पकड़ेंगे कमांडोज तो मेरे लोग कैंटोनमेंट्स में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। सही। इनको अब अगर आप देखें, उसके साथ कोई आप ऑडियो लीक्स पे ना जाएं, आप वीडियो वो बयानात
जो इनकी तमाम लीडरशिप के GHQ के हवाले से, कोर कमांडर हाउस के हवाले से सामने आ चुके हुए हैं कि चलना है वहां पे। अब आप मुझे बताएं, जब आपकी माजी में भी टीवी पे हमला करने की ऑडियो वीडियो आ चुकी, आपके लोगों ने कब्जा भी किया, आप पार्लियामेंट में भी गए 2014 के धरने में, तो उन तसलसल के साथ इन चीजों को जब देखा जाए तो कैसे पुरअमन एहतजाज होगा? लेकिन राणा साहब, आपको क्या लगता है कि बानी पीटीआई के इस बयान के बाद आपको लगता है ये कोई उनकी जानिब से एक कह लें कि एक कोशिश की जा रही है कि अब माफी तलाफी हो जाए और मामला ठीक हो जाए? अब आपको लगता है इसके बाद कोई पीटीआई से बोझ हटेगा? नहीं, बोझ तभी हटेगा जब वो प्रॉपरली कन्फेस करें इस बात को। जो आज तक की सिचुएशन है पाकिस्तान की फौज की जो सिचुएशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ऑन दी रिकॉर्ड बात कही है। मैं कोई अपने जराये से नहीं बात कर रहा कि मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, और उसका इयादा अब भी हो रहा है। जब पहले माफी का कहा गया, अब इंतशारी पार्टी, टोला लफ्ज यूज हुआ, क्या क्या लफ्ज नहीं पीटीआई का नाम लिए बगैर कहे गए कि भाई आप लोग क्या चाह रहे हैं। तो ऐसे में जब तक आप या तो फिर आप सीधी सीधी माफी मांग लें कि हाँ ये गलती हुई, मैंने पुरअमन का कहा था, हमारे लोगों ने की, कोई भी बात करें। आप अगर बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं तो फिर आपको 9 मई से निकलना होगा। पाकिस्तान की फौज नहीं निकल रही, पाकिस्तान की हुकूमत नहीं निकल रही। आप देखें उनके उस बयान के बाद कल सबसे पहले सुबह शरीर रहमान का बयान आया, फिर मरियम नवाज का बयान आया, फिर खुर्शीद शाह का बयान आया कि ये एक कन्फेशन है और ये इसके ऊपर इनको सजाएं होनी चाहिए। अब ये वहां बात आ गई है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जा रहे हैं, बात आगे बढ़ रही है। अब खान साहब से जब ज़ाहिर साफी ही दोबारा मिलेंगे अगले 2 दिन में, क्योंकि 26 को शायद है पेशी अब दोबारा, उसमें जाना है, फिर जर्नलिस्ट दोबारा सवाल करेंगे, क्योंकि इमरान खान ने तो 3 दफा ये बात कही कि मैंने कहा है GHQ का लफ्ज GHQ नहीं आता, बाकी तो पुरअमन एहतजाज की वो हमेशा ही बात करते हैं कि हमारे लोग करते हैं और क्यों ना करें, ये हर सियासी जमात का हक है। बहुत सारे लोग ये तावील दे रहे हैं कि जी ये तो बड़े बड़े बयानात मौलाना फजलुर रहमान ने, नवाज शरीफ ने, जरदारी ने दिए हुए हैं कि जनाब ईंट सेंट बजा देंगे, फलान देंगे। तो इसमें जवाब ये है कि जिन्होंने बयान दिए उन्होंने हमले नहीं किए, उन्होंने हमले नहीं कराए, उनके वर्कर्स ने एहतजाज किए। एक सिस्टम में रहते हुए जरदारी साहब ने तो पाकिस्तान खप्पे का भी नारा लगाया, नवाज शरीफ के लोगों ने एहतजाज किया गवर्नमेंट जाने के बाद, लेकिन वो GT रोड तक महदूद रहे। लेकिन राणा साहब, अब आपको क्या लगता है कि हुकूमत की जानिब से पीटीआई को बैन करने का जो एक डिसीजन लिया जा रहा है और इत्तेहादियों को भी कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है ये कितना दुरुस्त फैसला होगा? देखिए, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। पीटीआई के लोगों ने कहा कि ये हमारे लोगों को डरा रहे हैं ताकि वो फार्म न दें और वो फार्मर ब्लॉक बन जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि फार्मर ब्लॉक बनने की कोई सूरत नहीं है, ना लोग जाएंगे। देखिए, नवाज शरीफ को लोगों ने नहीं छोड़ा था ना, तो उनकी मकबूलियत की वजह से नहीं छोड़ा था कि पब्लिक में उनकी मकबूलियत थी। तो आज इमरान खान की मकबूलियत है। कौन इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा कि वो भरा मेला सियासत के हवाले से, हुकूमत का नहीं, लेकिन उनको पता है कि आज इमरान खान मकबूल है तो इस तरह लोग छोड़ के चले जाएं। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। केस बिल्कुल तैयार हो रहा है, उसके ग्राउंड्स तैयार हैं। अल्लाह करे कि सेंस प्रिवेल करे और सब तरफ करे, यानी गवर्नमेंट की तरफ भी करे और पीटीआई की तरफ भी करे। तो राणा साहब, आपके ज़राए क्या कहते हैं कि 9 मई का जो वाकया है इसी को लेकर बैन किया जाएगा पार्टी को, या कोई और केस तैयार किया जा रहा है? देखिए, वो तो बैन करने के लिए तो फॉरेन फंडिंग का लफ्ज आप सुन चुके हैं, बिल्कुल बहुत सालों से है, सजा भी हो चुकी हुई है। जब आप कोई सियासी जमात बनाते हैं, सवाए सरकारी मुलाजिम के हर एक को एसोसिएशन बनाने का राइट आइन देता है। साथ ही वो लिखता है आइन, अगर वो एसोसिएशन या जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करेगी तो उसको बैन किया जा सकता है। लेकिन जब काबीना मंजूर कर दे, विफाकी काबीना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर रेफरेंस जाएगा। सही। अब उस रेफरेंस के भिजवाने की तैयारी, काबीना की मंजूरी आज दे दें आप, इशू ये है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट में ठहर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के साथ एक ठीक ठाक किस्म की लड़ाई आ चुकी हुई है इस वक्त, एस्टैब्लिशमेंट गवर्नमेंट की, सारों की, और 2 महाज बने हुए हैं। तो ऐसे में सब तरफ ठंडा होना चाहिए काम कि जी ना तो गवर्नमेंट को कुछ फर्क पड़ गया है, 2/3 अक्सरियत की बात और है, काजी फायद ईसा साहब ना एक्सटेंशन ले रहे थे ना लेंगे, तो बातें खत्म होनी चाहिए इस किस्म की कि कोई जिंदगी और मौत का मसला है। गवर्नमेंट के पास 210 अरकान है कौमी असम्बली में। अच्छा, बहुत सारे लोग, मैंने बहुत सारे तजिया नगारों को ये बात करते हुए सुना है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उनकी तहकीक पूरी हो कि अगर 2/3 अक्सरियत आप कौमी असम्बली में 24 अरकान से कर लें, लोटे बना के, फार्मर ब्लॉक बना के, आपको इससे ज्यादा अरकान केपी असम्बली में चाहिए, क्योंकि वहां आपके पास 4 सेनेटर आपको केपी से चाहिए आज इस वक्त। सही। उसके बगैर 2/3 अक्सरियत नहीं होती। और हमारे जो
दानिश्वर बैठे हुए हैं आके स्क्रीन पे, वो कहते हैं जी वो मुश्तरका इजलास में आईनी तरमीम पास हो जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अच्छा, सेनेट से अलग पास होनी है, कौमी असम्बली से अलग, और दोनों जगह 2/3 अक्सरियत ठीक चाहिए। है। तो अब आप मुझे बताएं कि पीछे क्यों टूटेंगे लोग ऐसे वक्त में, इस तरह के मामलात में कि 24 तो आप कौमी असम्बली में तोड़ें, नहीं टूटे ना कोई बात हुई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ हकायक ये हैं, ऐसा नहीं होता। होश के नाखून हम सबको लेने चाहिए, क्योंकि असल मसला हमारे अवाम का है, जहाँ बिल्कुल कोई गुर्बत के अलावा कोई काम ही नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही। राना साहब, पीटीआई को बैन करने के लिए नून लीग की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं कि इत्तेहादियों की हिमायत हासिल हो, और उनकी मुलाकात भी हुई है नायब वज़ीर आज़म की सदर आसिफ अली जरदारी से। तो आपको लग रहा है कि इस पे हो जाएगी इनकी मुशावरत आपस में? मैंने कहा मुशावरत भी हो रही है, बात भी हो रही है, लेकिन फिलहाल ये आखिरी फैसला नहीं है। उस दिन जो बात की अता तारड़ ने वो फैसले सुनाए थे कि हमने 4 फैसले किए हैं। हाँ, आर्टिकल 6 की तरफ वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 हाई कोर्ट्स के जजों पर मुश्तमिल एक कोर्ट बनानी है, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए बनी थी। उसके लिए चीजें उनके पास इस हद तक मौजूद है, और पीपल्स पार्टी भी उस पर उनके साथ, अता तारड़ ने भी कहा और मैंने भी चेक किया, उनके पास उसकी सपोर्ट काफी हद तक मौजूद है। लेकिन इसके ऊपर अभी डेलिब्रेशन हो रही है कि इसको प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे रखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब तक आपको ये ना हो कि आपका केस इतना मजबूत है कि वो अपहेल्ड हो जाएगा, आपको ये केस नहीं करना चाहिए। इसी पे सारी मुशावरत हो रही है। अच्छा राना साहब, ये डॉन के पेज के ऊपर ही ये अभी तकरीबन कोई 34 मिनट पहले की अपडेट है कि जिसमें अता तारड़ साहब का बयान है कि गवर्नमेंट ने जो है इन प्रिंसिपल माइंड बना लिया पीटीआई को बैन करने का। अब सवाल सर ये कि अगर इत्तेहादी जमातें साथ नहीं देती मिसाल के तौर पर, और गवर्नमेंट यानी कि नून लीग खुद ही ये फैसला करती है और वो बैन लगाने की कोशिश करती है, तो ये हुकूमत के लिए कैसा फैसला होने जा रहा है? इसको कोई पसंद किया जाएगा इस फैसले को? देखें, जो गवर्नमेंट की बात है वो तो अनाउंस भी कर चुकी वफाकी वजीर इत्तलात की सूरत में, और वो आज आप कह रहे हैं कि जी 34 मिनट पहले उन्होंने कहा है कि माइंड बना चुकी है। भाई आप तो फैसला भी सुना चुके, मैं उसकी तरदीद नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल तैयारी है, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर से ही लोग बता रहे हैं कि पहले आप एविडेंस को चेक कर लें कि सुप्रीम को, क्योंकि ये नहीं है बैन करना, बैन तो हो जाएगी, आप नोटिफिकेशन करेंगे वफाकी काबीना के बाद। क्या इमरान खान ने टीएलपी को 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत अपनी काबीना की चेयर करते हुए बैन नहीं किया था? नोटिफिकेशन भी कर दिया था, और उन पे इल्जाम लगाया था इंडियन फंडेड, और ये फवाद चौधरी साहब ने लगाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो फिर उसको वापस भी ले लिया था। तो क्या हुआ? यही बातें सब कह रहे हैं कि जी इस बात को पहले आप देख लें कि आपको सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस लेके जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस के सामने पूरी की पूरी उस रेफरेंस की चीर फाड़ होगी, सवालात होंगे, और लोग पूछेंगे कि क्या एविडेंस है। तो ये उसके ऊपर सारी तैयारी हो रही है कि अगर वो इस काबिल समझे अपने आप को कि हाँ हमारा एविडेंस इतना है मजबूत, फिर तो ये ले जाएंगे, अदरवाइज मेरा ख्याल है ये गपशप की हद तक चलता रहेगा। राना साहब, मरियम नवाज साहिबा ने अदलिया से अपील की है कि मुल्क को चलने दें, साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, खबरदार किया है कि अगर किसी ने मुल्क की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो फिर आखिरी हाथों से निपटा जाएगा। ये उनके इस बयान का मतलब क्या है, इरादे क्या लग रहे हैं आपको नून लीग के? मेरा ख्याल है कि मतलब तो उन्होंने अपनी बात में वाजे कर दिया, और ये उन्होंने तब कहा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, और हाई कोर्ट के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले, उन्होंने अदलिया का लफ्ज यूज किया, उन्होंने निशाना बनाया, मैसेज दिया। इसके बाद से वो उस बात पे खामोश हैं, क्योंकि उसको तहरीक नहीं बनाया। बुनियादी तौर पे ये सब टेस्ट होते हैं कि आप क्या कहते हैं, जवाब क्या आता है, इसका मतलब क्या है, उसको एनालाइज किया जाता है। चूंकि पीएमएल की मौसर आवाज वही है मरियम नवाज के, जब वो बात कह रही हैं तो वो फिर एक पार्टी की आवाज बनती है, ताकत बनती है। इन चीजों को कह के बता के कि जी आप अदलिया अपने दायरे कार में फैसले करें, हमें अपने दायरे कार में करने दें। देखिए, मैं बीइंग तज्जिया, मेरा मुशाहिदा ये है कि उस फैसले में एक पार्टी के लिए इंसाफ किया गया, और बगौर अतर मिनल्ला साहब के उसके अंदर 2018 में पीएमएलएन के साथ भी यही कुछ हुआ था। तो अगर आप मुकम्मल इंसाफ 187 के साथ देने जा रहे थे तो फिर खोल लेते 2018। जाते जाते सर वक्त की किल्लत है, दूसरी जानिब पीटीआई का जो बयान सामने आ रहा है ना सर, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से उनके पार्टी दफातर पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि जो हमारे एमएनएज हैं उनके एफिडेविट्स वहाँ पर मौजूद हैं, वफादारियां तब्दील कराने की ज़बरदस्ती कोशिश की जा रही है, सबके सामने है, और फिर एक अलामती भूख हड़ताली कैंप भी उन्होंने लगाया है। और उसका टाइम जो बता रहे हैं, वो टाइम बता रहे हैं 3 बजे से 7 बजे तक। तो लोगों का ये कहना है कि वो जो भूख हड़ताल का वक्त है वो तो वैसे ही खाने का टाइम नहीं है।
तो चलें उनका टेलीविजन पे, मीडिया पे शोशा चल रहा है और ठट्ठा उड़ रहा है, जिस तरह आपने भी कह दिया कि भाई ये भूख हड़ताल कौन सी है, जरा पता तो लगे। खाना शाना खा के कलूला करके आप भूख हड़ताल करने आ जाते हैं और जब चाय का टाइम होता है तो आप उठ के चले जाते हैं। उनके लीडर की ये आवाज है कि मैंने कहा था भूख हड़ताल, तो इसका मतलब है तुमने करनी है। तो अब ये भी नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे? लेकिन राणा साहब उन्होंने अलामती बोला है कि अलामती भूख हड़ताल क्या है? मकबूजा कश्मीर के ऊपर कहा था ना पूरी कौम को कि हम आधा घंटा जुम्मे को बाहर खड़े रहेंगे। तो बस वो एक दफा आए, तकरीर की और उसके बाद वो कश्मीर भी भूल गया और वो वर्ल्ड कप भी भूल गया जो वो ट्रंप से लेके आए थे। ये सियासी ऑप्टिक्स हैं। हर सियासी जमात का हक है कि वो इसका कोई भी जवाब दे, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन में तमाम अरकान कौमी असम्बली के एफिडेविट जमा करा दिए हुए थे जी। अब उसके बाद जब ये केस अगर बनेगा कि जी वो ले गए हैं तो फिर कोर्ट ही मौजूद है, कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिलता है। पीटीआई को वो टाइम और एक्सटेंड कर देंगे। उन्होंने तो ये ऑप्शन रखा है ना इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के लिए कि आप चैम्बर अपील में आ जाएं, आपको कोर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त दे देंगे कि हमारे इतने एमपीएस थे, ये सामने खड़े हुए हैं, इनके एफिडेविट से चले गए। वो एफिडेविट जो बने हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, जहां से आप स्टाम्प निकलवाते हैं वहां पे वो बनाया जाता है कि किसने लिया, किसके नाम लिया, तो वो दोबारा भी बन जाता है। कोई ऐसा इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राणा साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और बदलती सियासी सूरत पर तज्जिया पेश किया। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खेल के मैदान की। तो पेरिस ओलंपिक्स में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, काउंटडाउन जारी हो चुका है, तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हैं। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा कौमी खेल जो है हॉकी इस बार फिर ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने में नाकाम रहा। एक वक्त था कि पाकिस्तान हॉकी का शुमार दुनिया की बेहतरीन टीमों में होता था, लोग हमसे सीखते थे और हमारी स्ट्रेटजी को कॉपी करते थे। पाकिस्तान हॉकी ने 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीता, जो आज भी आलमी रिकॉर्ड के तौर पर कायम है। ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल्स, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते। लेकिन वक्त के साथ साथ हमारी हॉकी तबाही का शिकार हुई। एशिया के जिन टीमों को पाकिस्तान ने खेलना सिखाया, आज वही टीमें पाकिस्तान पर भारी पड़ रही हैं। और अब नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पाकिस्तान हॉकी गुज़श्ता 12 साल से ओलंपिक्स के लिए ही क्वालिफाई नहीं कर पा रही। तो कौमी खेल हॉकी इस हाल को कैसे पहुंचा और इसकी बदहाली और तबाही का जिम्मेदार कौन है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कौमी हॉकी टीम के साबिक कप्तान और ओलंपियन ताहिर जमान साहब। ताहिर साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम ताहिर साहब। थैंक्स फॉर हैविंग मी। ताहिर साहब, क्या वजह बनी इतने अरसे में कि हमारा कौमी खेल जिनके स्टार्स मतलब फेमस थे 90s के दौर में जब हम देखते हैं, और अब हॉकी की सूरत हाल आपके सामने, इस सवाल की क्या वजह बनी? मुझे लगता है ये शुरुआत तब हुई जब हम दुनिया में टॉप पे थे हॉकी में। लास्ट जब 1994 का वर्ल्ड कप हम सिडनी में जीते हैं, वो मेरा हर टाइम था कि हमें हॉकी के ऊपर रिसर्च डिपार्टमेंट्स बनाने चाहिए थे, हॉकी स्कूल्स बनाने चाहिए थे, क्योंकि रैपिडली रूल्स चेंज हो रहे थे और इस बात की अशद ज़रूरत थी कि हम कोचिंग एजुकेशन में इन्वेस्ट करें ताकि उन चैलेंजेस को फ्यूचर में कैसे कॉप अप करेंगे। वहाँ पे हमने सही काम नहीं किया, स्ट्रक्चराइज नहीं किया, रिफॉर्म्स नहीं किए और रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं बनाए। उसकी वजह से मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता तनज़ली का शिकार हुए। लेकिन अब जब 12 साल की हम बात करते हैं कि ये तीसरा ओलंपिक्स है, हम नहीं खेल रहे, तो यहाँ पे ये बात बड़ी लाजमी है जो हम डिस्कस करें कि 4 साल बाद ही बंदा गलती करके सीख ले, 8 साल बाद ही गलती करके सीख ले। लेकिन 12 साल हो गए हैं, हमने जो गलतियाँ आज से 12 साल पहले दोहराई थी अभी भी उन्हीं गलतियों को दोहरा रहे हैं। तो हमें तो चाहिए था कि अपनी गलतियों से सीखते ताकि ये नौबत ना आती। फिर मैं ये कहूँगा देर है दुरुस्त है। पाकिस्तान में बड़ा टैलेंट है, हमारे प्लेयर्स बहुत टैलेंटेड हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एज ए कोच मैं बड़े कॉन्फिडेंस से ये बात कर सकता हूँ। ज़रूरत इस चीज़ की है कि उनकी क्वालिटीज़ को रिफ़ाइन और पॉलिश बेहतर तरीके से किया जाए, उनकी वेलफेयर पे काम किया जाए, उनके माशी हालात को बेहतर बनाया जाए। आप जब कनेक्ट करेंगे, उनको इंगेज करेंगे, उनको एज ए फैमिली इंटरटेन करेंगे और उनको डील करेंगे, मुझे लगता है कि तब प्लेयर से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, वो मैक्सिमम अपना डिस्प्ले कर सकते हैं। सो ये जो गलतियां की हैं इनसे सीखना होगा। फिर भी हमारे पास चांस है कि हम इसमें मेडल ले सकें। 12 साल बहुत, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा, चलो 4 साल हो गए, 5 हो गए, 12 साल बहुत ज़्यादा है। कैसे भी आप जस्टिफाई करना चाहें नहीं कर सकते, मुश्किल है। तो 12 साल में आप क्या समझते हैं किसने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, कौन इसका जिम्मेदार है? फेडरेशन, हुकूमत या फिर प्लेयर्स? लेट्स से कन्फेस कर दो, मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। हम सब इसके जिम्मेदार हैं, जितने भी इंटरनेशनल ओलंपियंस हैं, जो भी हॉकी कम्युनिटी है, उसमें फिर फेडरेशन के लोग भी आ जाते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी आ जाते हैं। हमने जो एक जामिया किस्म की मनसूबाबंदी थी उसको नहीं किया,
मैं कहता हूं कि आपको एक प्रॉपर प्लान करके फिर उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। जहां पे आप 6 महीने साल के बाद कोच चेंज कर दें या आपकी फेडरेशन के ओहदेदार चेंज हो जाएं, जो कोई नया बंदा आता है वो अपनी फिलॉसफी के साथ सारे डिपार्टमेंट को और सारी टीम को चलाना चाहता है, जो कि मैं समझता हूँ एक वाइज अप्रोच नहीं है। हम लोगों को इकट्ठे बैठ के सोचना चाहिए वे फॉरवर्ड क्या है और उसमें क्या क्या करने की ज़रूरत है और किस तरह करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर मैं चला भी जाता हूँ उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी रहे, आप आ जाए मेरी जगह पे। लेकिन जब पहले से ही हम ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, डेलिब्रेशन हुई है कि हाँ दिस इज द राइट वे टू गो फॉरवर्ड, स्ट्रक्चर एक बात उसको लेकर चले ना, उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी करें। अच्छा ताहिर साहब, अभी ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से हमारे नाजरीन के लिए भी वो बात बहुत ज़रूरी है और समझना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने गोल्डन एरा पाकिस्तान हॉकी टीम का नहीं देखा हुआ, कि क्रिकेट इतना फेमस क्यों है और हॉकी क्यों नहीं है। इसकी जो आप टेक्निकलिटीज़ कुछ बता रहे थे, प्रोफेशनल है, एमेच्योर टीम है, ये थोड़ा है, आप कह लें कि हमारी, मैं कहूँगा खुशकिस्मती है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन क्रिकेट के मुकाबले में देखें तो हॉकी एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, क्रिकेट एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। हम एमेच्योर हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं। और फिर जो मीडिया की कवरेज है, जो स्ट्रीमिंग है क्रिकेट की इन कंपैरिजन विद हॉकी, उसके डायनामिक्स बड़े डिफरेंट हैं। क्रिकेट में आपकी एज ए प्लेयर, एज ए टीम, जो एक इमेज स्पेक्टेटर्स के माइंड में डेवलप होती है वो बड़ी स्ट्रांग है। हॉकी एक बड़ा कि इट इज हाई स्पीड बॉल सर्कुलेशन गेम, बॉल यहाँ से वहाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में मूव करता है, तो आपकी पहचान नहीं बनती अनलेस आप टूर्नामेंट जीते, आप मीडिया से इंटरेक्ट करें, फिर आप लोगों की तस्वीरें नुमायां होती हैं, लोग आपको पहचानना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती ये है कि 12 साल से ओलंपिक से बाहर हैं, वर्ल्ड कप हम खेल नहीं रहे, टूर्नामेंट जीत नहीं रहे, तो आपको लोग कैसे पहचाने और कैसे आपको प्रेस करें। और इसमें इंडिपेंडेंट बोर्ड्स का होना भी जरूरी है, जैसे क्रिकेट का एक इंडिपेंडेंट है, पीसीबी से है, और हॉकी स्पोर्ट्स बोर्ड के नीचे आ रहा है। हम लोग जो हैं वो स्पोर्ट्स बोर्ड पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के साथ काम करते हैं। सही। और मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि हॉकी को भी एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना देना चाहिए, जैसे क्रिकेट बोर्ड बना हुआ है, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, सदर हो, सेक्रेटरी हो, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, बैठें, बात करें कि वे फॉरवर्ड क्या है। और मुझे लगता है उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। जब प्रोसेस को आप लेकर चलेंगे तो कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। जो रिफॉर्म्स हैं स्कूल लेवल के ऊपर, पहले एक टाइम था जब एजुकेशन मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इनका जॉइंट वेंचर होता था। स्पोर्ट्स बेस पे एडमिशन मिलते थे स्कूलों में, कॉलेजेस में, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिलते थे, स्कॉलरशिप मिलते थे। अब ऐसे सिलसिले ही नहीं रहे, क्योंकि ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है प्लेयर्स वेलफेयर को। मुझे कुछ अट्रैक्शन नजर आएगी तो मैं किसी काम की तरफ जाऊंगा। और जब मैं हर हॉकी प्लेयर टीवी पे आकर रो रहा है कि हमें डेली अलाउंसेस नहीं मिलते, हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर किसी को इंजरी हो जाए कोई पूछता नहीं है, तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपनी यंग जनरेशन को? इंटरनेशनल लीग्स भी उस तरह से अट्रैक्टिव नहीं है जिस तरह क्रिकेट में होती हैं। जी ऐसा ही है। सो अभी मैं ये कहूंगा कि डिपार्टमेंटल जॉब्स, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल लीग्स का इनकाद, डोमेस्टिक कैलेंडर बना हो, साल शुरू होने से पहले सारे डिपार्टमेंट्स को, रीजन्स को, एसोसिएशंस के लोगों को पता होना चाहिए इस साल ये हमारी एक्टिविटीज़ हैं। मुझे लगता है जब डोमेस्टिक हम अपना स्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, वहाँ पे कंपटीशन के लेवल को बढ़ाएंगे, अल्टीमेटली क्वालिटी प्लेयर्स प्रोड्यूस करने शुरू कर देंगे, जो कि फिर नेशनल टीम को हॉकी, नेशनल टीम के हॉकी को ऊपर ले जाने में मदद करेंगे। उसके साथ साथ ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम एक नेशनल डेवलपमेंट एंड हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाएं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान के साथ चलें और कोचिंग एजुकेशन के ऊपर और प्लेयर्स वेलफेयर के ऊपर काम करें। ताहिर साहब, हमारे पास आप जैसे तजुर्बाकार प्लेयर्स मौजूद हैं, चैंपियन मौजूद हैं, ओलंपियन मौजूद हैं, इसके बावजूद हम जो कोचेज़ हैं वो बाहर से क्यों हायर करते हैं? क्या वजह? अपने लोगों को क्यों यूटिलाइज नहीं किया जाता? अगर हम अपने हमसाया ममालिक को देखें तो वो तो बाहर से ट्रेनिंग जरूर करवाते थे, लेकिन अपने ही लोगों को यूटिलाइज कर रहे हैं। जी, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है आपका। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दिस इज़ हाई टाइम कि हम अपने कोचेस को एम्पावर करें। एग्जैक्टली। हमारे कोचेस जिन्होंने टाइम लगाया है, जिन्होंने हार्ड वर्क किया है और वो सारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस अचीव की हैं जो किसी भी फॉरेन कोच के पास होती हैं, मुझे लगता है अब कंपटीशन में आना चाहिए और हम लोगों को भी अपने आप को आजमाना चाहिए। अगर कोई भी जॉब ऑफर करनी है आप उसको एडवर्टाइज करें, फॉरेन भी अप्लाई कर दे, पाकिस्तान भी कर दे। मैं सॉरी एक सेकंड, थोड़ी 30 सेकंड्स लूँगा। मैं पाकिस्तान का सेकंड एशियन हूँ जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से हाई परफॉर्मेंस सर्टिफाइड सीनियर कोच है लेवल 6 का, विच इज़ हाईएस्ट डिग्री। मैं दुनिया की किसी भी टीम की कोचिंग करने की सलाहियत रखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दूसरे कोचेस की तरह। लेकिन यहाँ पे वो मैंने कहा ना सिस्टम नहीं है, प्रोसेस की कंटिन्यूटी नहीं है। और कोचेस भी हैं हमारे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से सर्टिफाइड हैं
आप उनको यूटिलाइज करें, आप उनको एम्पावर करें, उनको वैसे लुक्रेटिव ऑफर्स करें जो आप किसी फॉरेन को करते हैं। एग्जैक्टली। आप उनको वो सारी पावर्स दें जो किसी फॉरेन को बुला के करते हैं। अब गैरी क्रिस्टन आएगा क्रिकेट में या हॉकी में कोई आएगा तो वो अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा। पाकिस्तानी कोच रखेंगे तो आप उसको कहेंगे ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। ये एक एग्जांपल है। आई एम श्योर कि जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सब समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। फ्रंट फेस जो है वो अपना ही बंदा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा जी। वो पावर्स दें जो आप किसी भी प्रोफेशनल और फॉरेन कोच को देते हैं। देखिए कितने एडवांटेजेस हैं। मेरी स्लैंग लैंग्वेज है, मैं इजीली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मैं कल्चरल वैल्यूज जानता हूँ, मैं सोशल वैल्यूज जानता हूँ, मैं रिलीजियस वैल्यूज जानता हूँ। जब आप किसी गोरे को लेकर आएंगे उसको समझने में टाइम लगेगा। Exactly. कितना हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होते हैं जो उसकी बात को समझेंगे। इंटरप्रेटर आएगा, हो सकता है कहीं वो गलती कर दे, सो आपका लर्निंग प्रोसेस लेंथी हो जाता है। एक कॉम्प्लेक्स भी तो है ना ज़हन में इस तरह का कि अगर गोरा कह रहा है कि ये एक्सरसाइज करो तो वो लगता है कि हाँ इससे ज्यादा फायदा अपना होगा। कह रहे थे बजाय कि अच्छा किया आपने मेंशन कर दिया, लेकिन उस कॉम्प्लेक्स को हमने ही तो खत्म करना है। जब हम अपने बंदों पे बिलीव नहीं करेंगे, उनको एम्पावर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लेक्स तो कभी खत्म नहीं होगा। हम खत्म करेंगे तो वो बच्चे इस कॉम्प्लेक्स से बाहर आएंगे। आई एम श्योर कि हमारे पास बहुत क्वालिफाइड कोचेस हैं, लेकिन उनको फॉरेन और प्रोफेशनल कोचेस की तरह एम्पावर करने की जरूरत है। वो जो रिजल्ट किसी फॉरेन कोच ने 4 साल में प्रोड्यूस करना है, पाकिस्तानी कोचेस जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफाइड कोचेस हैं वो 2 साल में करेंगे। तो ताहिर साहब अभी पहला स्टेप क्या लिया जाना चाहिए कि नेक्स्ट ओलंपिक हॉकी हमारी खेले? मैं कहता हूँ अभी टाइम है हमारे पास। हाई परफॉर्मेंस डेवलपमेंट सेंटर बनना चाहिए जहाँ पे सारा साल ट्रेनिंग होनी चाहिए बच्चों की। ये नहीं कि ये टूर्नामेंट आ रहा है 1 महीना पहले कैंप लगा लें और ट्रेंड करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। ये एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। आपकी ऑफ सीजन, इन सीजन और ड्यूरिंग द कंपटीशन, ये डिफरेंट 3 फेजेज हैं जहाँ पे प्लेयर को आपने तैयार करना है, लेकिन एक लगातार प्रोसेस है जहाँ पे आपने प्लेयर को तैयार करना है। जब ये हाई परफॉर्मेंस और डेवलपमेंट सेंटर बनेगा, यहाँ पे आप सारे काम आसानी से कर सकते हैं। यूथ प्लेयर्स की डेवलपमेंट करेंगे, नेशनल टीम के प्लेयर्स जो हाई परफॉर्मेंस लेवल के हैं उनकी स्किल स्पेशलाइजेशन करेंगे जो कि आजकल के टोटल हॉकी के लिए रिक्वायर्ड हैं। आप अपने टेक्निकल ऑफिशियल्स और कोचिंग एजुकेशन प्रोग्राम चलेंगे, सेमिनार करेंगे, कोर्सेज करवाएंगे, सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं। आइडियली तो ये है कि जो भी पाकिस्तान के प्रोविंसेस कैपिटल्स हैं हर जगह पे एक ये डेवलपमेंट और हाई परफॉर्मेंस सेंटर होना चाहिए। अगर कुछ नहीं तो कम से कम एक तो नेशनल लेवल का बना लें। और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में है हम किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर को कहेंगे कि आप इसको फंडिंग करें तो वो फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उनको भी माइलेज मिलेगा। हमारी जो न्यू जनरेशन है जो हॉकी के प्लेयर है जो बहुत अच्छा खेलना जानते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हॉकी वाली साइड में नहीं आते कि इसका कोई स्कोप नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका साबिक कप्तान ओलंपियन हमारे साथ मौजूद थे ताहिर जमान साहब, और बहुत ज़बरदस्त बातें की किस तरह से हम अपनी हॉकी को दोबारा से वापस ला सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम हॉकी से मुतालिक बात कर रहे थे। हमारे साबिक जो हीरो हैं वो हमारे गेस्ट थे और बात कर रहे थे कि किस तरह से बावजूद इसके कि गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती हैं, अलबत्ता उस तरह नहीं की जाती जिस तरह क्रिकेट में की जाती है, लेकिन इसके बावजूद हॉकी ने कुछ अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमारे पास ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं कि जो खुद अपने तय कोशिश करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, खुद से वो स्पॉन्सर्स अरेंज करते हैं, फाइनेंस अरेंज करते हैं और फिर मेडल जीत कर आते हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसे ही हीरो मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में काजाकिस्तान में होने वाली वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग एंड इंक्लाइन बेंच प्रेस चैंपियनशिप में तारीख रकम की है। पाकिस्तानी टीम के कप्तान मोहम्मद उस्मान ने 85 किलोग्राम सीनियर क्लास कैटेगरी में गोल्ड जबकि इंक्लाइन बेंच प्रेस कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया और दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ इंटरनेशनल इवेंट की 2 अहम अचीवमेंट्स उनकी ये हैं कि मोहम्मद उस्मान 2 तगड़े भारतीय हरीफों को शिकस्त दे चुके हैं और विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होकर ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ फ़लस्तीनी परचम बुलंद किया बल्कि मासूम और मजलूम फ़लस्तीनियों से भी भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस वक्त गोल्ड मेडलिस्ट और स्ट्रेंथ लिफ्टर मोहम्मद उस्मान हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं उस्मान। बहुत बहुत मुबारक हो सुनो पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये जर्नी आपकी कितनी मुश्किल थी, कितनी टफ थी और कितनी टीम्स थी जिनसे आपका मुकाबला था? थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मैं इस फील्ड में 15 ईयर से हूँ और इससे पहले मैं किर्गिस्तान में ब्रॉन्ज मेडल और नेपाल में भी ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका हूँ। Okay. लेकिन मुझे फील होता था कि ब्रॉन्ज मेडल इस 15 ईयर्स की जर्नी में इनफ नहीं है, तो आई हैव टू कीप वर्क हार्ड फॉर गोल्ड मेडल। तो फाइनली इस मरतबा ये मेरा दूसरा भी गोल्ड मेडल होना था। इससे मेरा बहुत ज़्यादा ट्रैवल था जो हम यहाँ से करके गए थे वहाँ पे, तो तकरीबन 36 आवर्स की जर्नी थी। तो उसमें मेरा 2 से 3 kg वेट भी ड्रॉप हो गया। जिसकी वजह से फिर वो जो मेरा गोल्ड वाला मेडल था वो सिल्वर पे स्विच हो गया। तो वो लेकिन जो दूसरा वाला इवेंट था मेरा, उस पर फिर मैंने ज़रा ज़्यादा खुद को इनकरेज किया कि कोई बात नहीं, एक इवेंट गया है, दूसरा इवेंट अभी पड़ा हुआ है,
तो फाइनली उस पर मैंने गोल्ड मेडल। उस्मान, फ्लाइट इतनी लंबी क्यों? फ्लाइट मेरा कुछ ऐसे था, कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। जब लाहौर से मेरी फ़्लाइट पहले दुबई थी, दुबई में 10 घंटे का स्टे था। अच्छा। और वो उसमें कोई मतलब मुझे टर्मिनल के अंदर ही रहना था, कोई होटल का कुछ नहीं था। फिर उसके बाद 5 घंटे की फ़्लाइट आस्ताना थी, तो आस्ताना से फिर 12 घंटे की ड्राइव करके उनकी ओस्केमोन एक सिटी है, वहाँ पे हम गए थे कंपटीशन के लिए। वो आपका इतने में वेट भी ड्रॉप गिर हुआ, गया? स्ट्रेंथ भी डाउन हुई, क्रैम्प्स, जाहिर है। डिहाइड्रेशन, काफ़ी मुश्किल था फिर, लेकिन फिर भी। और आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट साथ होती, को बड़ा स्पॉन्सर साथ होता, तो शायद गोल्ड भी जीते आप? हाँ, फिर मैं जीतता। फिर मेरी डायरेक्ट फ़्लाइट होती ओस्केमोन लाहौर से सीधा, तो वो मेरे रिजल्ट अच्छे होने थे। ये सारा खर्चा जो है ये आपने अपने से किया, इसलिए आपने कनेक्टिंग फ्लाइट्स ली थोड़ा, जिसमें स्टे ज़्यादा था लेकिन टिकट के एक्सपेंस कम हो जाते थे। अगर मैं वहाँ से आस्ताना से फ़्लाइट लेके जाता, वो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन वो फिर एक्सपेंसेस जो मैंने यहाँ पे बजट बनाया हुआ था पाकिस्तान में, वो उस पर मीट नहीं कर रहे थे। फिर उसके लिए मुझे वो वहाँ पे टैक्सी करवाना पड़ी, वो 12 घंटे लेके 1000 किलोमीटर डिस्टेंस था। बट स्टिल उस्मान, नॉट बैड, आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इतनी मुश्किलात के बावजूद भी आपने अपने जो उस्मान आपने बिल्कुल वैसे बिहेव किया जो स्कूल में बच्चे होते हैं ना, जब 98% मार्क्स लेकर भी रो रहे होते हैं वो कि लड़कियां खास तौर पे कि मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, मेरे तो 99.5 आने थे। मेरा बिलीव इतना स्ट्रॉन्ग था, तभी तो मैं वो पैलेस्टाइन का लेके गया था फ्लैग के। मुझे पता था कि इस मरतबा मैंने गोल्ड जीतना है। वेरी नाइस। तो जब पहले इवेंट में मेरा सिल्वर मेडल हुआ, तो मुझे सिल्वर मेडल, मैंने कहा नहीं, ये मतलब ये क्या हो गया, मैंने जो प्लान किया हुआ था बिल्कुल वैसे बच्चों की तरह ना, जो बता रही हूँ वो फिर वो जिद आ जाती है जब इंडिया के कॉन्टेस्टेंट हुए हो। हाँ, तो जब आपने ये पहले से आपके जहन में था कि मैं फ़लस्तीन के बच्चों की और उन सब की नुमाइंदगी करूँगा? हाँ, उसके पीछे एक रीज़न ये थी कि जब स्टार्टिंग में ये सारा इशू स्टार्ट हुआ था, तो लोग बॉयकॉट का एक कैंपेन चला रहे थे, तो उसमें मैंने बॉयकॉट भी किया। लेकिन कुछ लोग इस तरह के थे कि बॉयकॉट करने से कुछ नहीं होएगा, हमें कुछ और करना चाहिए, हमें कुछ और करना चाहिए। ट्रेनिंग तो मैं कर रहा था, तो फिर मैंने कहा ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से मतलब बॉयकॉट वाले और दूसरों में कोई थोड़ा सा फ़र्क आ जाए। तो ये प्लान था मेरा। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपना फ्लैग लेके जाऊंगा और वर्ल्ड वाइड। उस्मान, क्या फीलिंग थी भारतीय हरीफ जब सामने आए? इनसे मेरा कुछ पुराना लास्ट टाइम किर्गिस्तान में मेरा था, ये ना, ये किसी भी इवेंट में होंगे, ये थोड़ी सी बीच में अपनी वो कर लेते हैं कि वो रेफरी होते हैं। हाँ, इनकी फेडरेशन इनकी थी, तो रेफरी इनके होते हैं, तो लिफ्ट चेंज कर लेते हैं, दूसरों को वो उस तरह अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा। तो लास्ट टाइम मेरा सिल्वर मेडल था मेरा किर्गिस्तान में, लेकिन वो ब्रॉन्ज पे स्विच हो गया क्योंकि उसने लिफ्ट लेट लिखवा दी अपनी, मैंने अपनी प्लेटफॉर्म से उतरने के साथ लिखवा दी। तो इस मरतबा फिर मेरे हाथ में मोबाइल था, मैं कैलकुलेशन मैं भी कर रहा था, मैंने कहा मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ। इवन जो जिस सेकंड इवेंट में मैं गोल्ड मेडल जीता हूँ, उसने इंडिया में कॉल मिलाई हुई थी कि उस्मान ने इतना टोटल किया, उस्मान ने इतना टोटल किया है। तो फिर वो मोबाइल मेरे भी है, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा था, मुझे अपनी नेक्स्ट लिफ्ट कितनी लेनी है, मुझे अगली लिफ्ट कितनी लेनी है। अच्छा, आपके साथ कोच और इस तरह से पूरी टीम नहीं थी? हमारे कोच हमारे अकील जावेद भट्ट, उन्होंने हमारे साथ जाना था, लेकिन कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम की वजह से उनका वो नहीं जा पाए। अगर वो जाते तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा आसानी हो जाती। और आप अकेले थे वहाँ पे? और मेरे साथ कॉन्टेस्टेंट थे 2, वो मास्टर कैटेगरी के थे। सही। लेकिन ये जो क्लोज कंपटीशन होता है उसमें कोचिंग, जो कोच है वो एथलीट कोच वाला काम नहीं कर सकता। ओके। अच्छा उस्मान, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इसमें आम आदमी को नहीं पता क्या फ़र्क है, ये बताएं फ़र्क क्या है और ये दोनों मुख्तलिफ कैसे हैं, रूल्स क्या हैं इनके मुख्तलिफ? रूल्स भी मुख्तलिफ हैं, इनके इवेंट भी मुख्तलिफ हैं। ओके। लाइक पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेट बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट और स्क्वाट का इवेंट होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है तो उसका नेम ही स्ट्रेंथ लिफ्टिंग है, जिसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए। उसमें इंक्लाइन बेंच आ जाता है, लाइक स्ट्रेट बेंच से स्लाइडली ऊपर 45 के एंगल तक इंक्लाइन बेंच है। उसके बाद इसमें स्ट्रिक्ट बाइसेप्स कर्ल है। लाइक आपने वेट लेके खड़े होना है, स्ट्रेट रेफरी आपको कमांड देगा, कर्ल आपने कर्ल करना है, जिसमें कोई जर्क नहीं लेना, नीज का लोअर बैक का पुश नहीं लेना, बिल्कुल स्टैटिक मूव करनी है। ज़्यादा मुश्किल है ये, ज़्यादा मुश्किल है। रेफरी अगर आपको 3-4 सेकंड लेट कर देगा तो नहीं हो सकता। फिर इसमें डेडलिफ्ट वाला इवेंट है, लेकिन डेडलिफ्ट आपने बिहाइंड द लेग्स करनी है, फ्रंट से नहीं करनी है। उस्मान, जाते जाते आपके ये मेडल्स हमने देखे, ये जो छोटे छोटे मेडल्स आपके जैकेट पे राइट लेफ्ट हैं, ये बैजेस हैं। ये लाइक हम दूसरे कंट्रीज के लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हम उनको अपना बैज देते हैं, वो हमें अपना बैज देते हैं। तो ये वो बैजेस हैं। सही। ये आपने मुख्तलिफ ममालिक में जब आप गए हैं कॉम्पिटिशन के लिए, ये वहाँ पे एक्सचेंज करते हैं हम, वो देते हैं अपनी कंट्री का देते हैं उनको, वो मांगते हैं कि आप अपनी कंट्री की हमें कोई चीज़ दें। उस्मान, आप कुछ कोई पैगाम देना चाहें गवर्नमेंट को ताकि इस पे बेहतरी आ सकती है? हाँ, मैं गवर्नमेंट को ये कहना चाहूँगा, अभी कुछ अरसे से न्यूज़ चल रही हैं कि इतने नौजवान इस साल कंट्री छोड़ के चले गए हैं, इतने लोग छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इनको देखना चाहिए कंपेयर के कुछ वहाँ से जीत के भी वापस आ रहे हैं, जो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दे रहे हैं, वो भाग नहीं रहे हैं।
लाइक जब आप, मेरा ये मानना है कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो, अब मैं वहाँ पे जाके ये नहीं कहूँगा कि मैं पर्सनल ट्रेनर हूँ, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं उनको कहूँगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। तो जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ना वो मेरी पाकिस्तानी है। तो वेरी गुड जी, बेस्ट विशेस हमारी आपके साथ हैं। आप मजीद आगे जाएं, आप हमारे हीरो हैं, सही मानों में हीरो हैं। तो ऐसा है हमारा पाकिस्तान, कदर करें इनसे, इनकी, और प्यार करें इनको, क्योंकि इनको ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। आप और सही मानों में हीरोज़ हैं, हमारे मेडल जीत कर आ रहे हैं भाई। अब एंटरटेनमेंट और शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से ताज़ा अपडेट्स ले लेते हैं। हमारे साथ फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक शुएब हारून मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शुएब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आजकल कौन से ड्रामे हैं जो ट्रेंडिंग में हैं? बहुत सारे ड्रामे जी आजकल ऐसे हैं जिनको नाजरीन बड़े शौक से देख रहे हैं। उसमें रद्द एक ड्रामा है जो कि नाजरीन बहुत देख रहे हैं क्योंकि उनके कास्ट बहुत अच्छी है और कहानी ने भी अपने साथ जुड़ा हुआ है नाजरीन को। फिर उसके बाद जेंटलमैन, ऑफ कोर्स यू नो, बहुत बड़ी कास्ट। जितना हम सोच रहे थे कि ड्रामे का स्पेल होगा, उतना ज्यादा खूबसूरत रिस्पांस नहीं आ रहा नाजरीन की तरफ से। कोई बहुत ज्यादा व्यूअरशिप के नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा ड्रामा है। लेकिन एक ड्रामा जिसने वाकई आ गया और छा गया वो है कभी मैं कभी तुम, और उसमें है जनाब फहद मुस्तफा और हानिया आमिर। और ये ड्रामा नाजरीन को बहुत पसंद आया है। अभी दूसरी तीसरी किस्त आई है, लेकिन अभी से नाजरीन इसके साथ जुड़ गए हैं व्यूअर्स। और ये जो है ड्रामा फहद मुस्तफा का बहुत सालों के बाद टेलीविजन के ऊपर एज एन एक्टर रिटर्न है। उनको हम शोज वगैरह में तो देखते रहते हैं, लेकिन एज एन एक्टर बहुत अरसे बाद फहद दोबारा एक रोल कर रहे हैं। शुएब, और आपने ये बहुत अच्छा कर मुख्तलिफ रहे हैं। ड्रामास के बारे में बताया जो आजकल ट्रेंडिंग है, तो इनमें ये बताइएगा कि किस एक्टर की एक्टिंग ज्यादा सराही जा रही है, किसको पसंद किया जा रहा है और कौन तनकीद की जद में है? देखिए, यमुना है जेंटलमैन में, रद्द में शहरयार की एक्टिंग बहुत अच्छी है। हिबा बुखारी भी हैं उसमें, अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। और फिर उसके बाद जानिसार ड्रामा जो है वो बहुत अच्छा है। दानिश तैमूर और हिबा अगेन उसमें। और जिस तरह मैंने जी जानिसार भी बहुत ट्रेंडिंग में जा रहा है। और आप कुछ कह रहे हैं? जी मैं कह रही हूँ जानिसार बहुत पसंद किया जा रहा है लोगों की जानिब से। हालांकि उसकी स्टोरी जो है वो इससे पहले मिलती जुलती स्टोरी इन दोनों की हो चुकी है, दानिश तैमूर की और हिबा की। फिरोज खान और दानिश तैमूर इस किस्म के रोल्स के लिए जो है ना वो हमने टाइपकास्ट कर लिए हैं कि जब भी इस तरह की कोई कहानी होती है जहाँ पे एक शिद्दत पसंद आशिक का रोल होता है तो वो या तो दानिश के हिस्से में आ जाता है या फिरोज के। और ये कहानी भी एक ऐसी ही है जिसमें दिखाया गया है कि हीरो जो है वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार है एक हीरोइन के लिए। तो इस तरह की कहानियां हम बहुत देखते रहे हैं और नाजरीन कुछ इतनी पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी दीवानगी को भी इससे मिलाया जा रहा है ना हारून, शुएब, दीवानगी को दीवानगी में भी कहते हैं कि दोनों थे हिबा और दानिश, और उसमें भी तकरीबन सीन्स देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि दीवानगी ही चल रहा है। बिल्कुल, दीवानगी में भी इसी तरह दानिश का रोल था। उससे पहले कैसी तेरी खुदगर्जी में भी दानिश का रोल ऐसा ही था। और एक दो और सीरियल भी मेरे जहन में हैं जिसमें मिनाल के साथ भी दानिश ने ऐसा ही रोल किया। तो दानिश जो है वो एक तरह के टाइपकास्ट होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल में एज एन एक्टर अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस टाइपकास्ट ट्रेंड को तोड़ें और कुछ दूसरे रोल्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा शुएब, एक दहाई बाद ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि फहद मुस्तफा ड्रामे में नजर आए कभी मैं कभी तुम में, तो क्या कहेंगे इस हवाले से, कैसी लगी उनकी एक्टिंग सो फार? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज जी। मैं थोड़ा सा स्केप्टिक था, मुझे ये ख्याल था क्योंकि फहद मुस्तफा जो है वो काफी अरसे से टेलीविजन के ऊपर एज एन एक्टर नहीं आ रहे। कुछ फिल्में उन्होंने दरमियान में की हैं, लेकिन जाहिर है टेलीविजन की एक्टिंग एक दूसरा बिल्कुल फॉर्मेट है। तो मुझे ये था कि फहद की एक्टिंग चॉप्स जो हैं वो थोड़ी रस्ती हो गई होंगी, लेकिन आई एम सो अमेज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड टू सी कि फहद अभी भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, यंग लग रहे हैं। वो एक कॉलेज गोइंग फ्रेश ग्रेजुएट के रोल में बिल्कुल फिट है और हानिया के मुकाबले में उनको एज डिफरेंस भी नजर नहीं आ रहा है कोई खास। और आई थिंक इट्स अ वेरी लवेबल कैरेक्टर। ये मुस्तफा का जो कैरेक्टर है जी, वो हम सब के लिए बड़ा रिलेटेबल है। हम सब अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलने के बाद कुछ 1-2 साल इसी तरह गुजारे होते हैं जहाँ हमें नहीं पता होता कि जिंदगी हमें कहाँ ले जाएगी। फहद भी उसी तरह का एक रोल, घर का निकम्मा बच्चा जो है वो बाद में सबसे ज्यादा समझदार बन जाता है।
हाँ, वो फिर बाद में जो अच्छा, है ना उसमें फहद की छोटा एक्टिंग जो सिक्का है चल ना, पड़ता है। हाँ शोएब, उसमें फहद की एक्टिंग में बहुत ज़बरदस्त लगी, बहुत नेचुरल थी कि कानों में हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं और वो लोग आपस में फाइट कर रहे हैं, बाप और भाई, और वो एक तरफ इधर जी। देख रहे हैं एक तरफ, और कुछ कर नहीं सकता, और बाद में दूसरी कान में हैंड फ्री लगा देता है कि अब ये तो मेरे बस में नहीं है, तो मैं तो अपनी हैंड फ्री से जो भी सुन रहा हूँ वो तो सुनूं। तो बहुत नेचुरल था। जी बिल्कुल, जिस तरह आपको आजकल के हमारे नौजवानों की शायद चैलेंजेस उसमें नजर आ रहे होंगे। Exactly. कि उनको घर के ऊपर से भी प्रेशर है, उनको फाइनेंशियल प्रेशर्स भी हैं, Pressure है। उनको खुद पे भी यकीन नहीं है, आउटसाइड एनवायरनमेंट भी कोई बहुत इनेबलिंग नहीं है, तो इसके अंदर वो बेचारे बिल्कुल ही एक लॉस्ट सोल की तरह फिर रहे होते हैं। और घर के अंदर फहद भी- बिल्कुल वही कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। आप देखें जब वो अपनी आंखों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो अपना मुंह आधा खुला सा रखते हैं, तो उससे ये लगता है कि बिल्कुल ये बुखराया हुआ एक नौजवान है, और हमारे जिसको नहीं समझ में आ रही कि माशरे उसने की, हमारे इतने माशरे की complex एक अक्कासी issues भी को की कैसे गई deal है, करना। बिल्कुल एक अक्कासी भी इस जी। तरह से की गई है माशरे की, कि जो कमाऊ पुत्र होता है ना, जी। उसका घर में भी ज्यादा इज्जत होती है और बाहर भी ज्यादा इज्जत बिल्कुल। होती है, और जो बेचारा नहीं कमा रहा उस तरह से, उसको घर में भी नहीं इतनी इज्जत मिलती, बाहर भी नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो कहते हैं ना, कमाऊ पूत के चिकने चिकने पाँव। तो वो जो है, वो इमाद इरफानी जो है, वो एक कमाने वाला बेटा है, और माँ जो है हाँ। बुशरा अंसारी, आप देखें उनका भी रुझान अपने बड़े बेटे की तरफ ज्यादा है, हालांकि वो जो है वो कोई इतना फर्माबरदार बेटा नहीं है और एहसास करने वाला भी नहीं है। लेकिन ये है कि फहद ने बहुत अच्छा रोल किया है, एंड आई एम सो ग्लैड दैट ही हैज कम बैक टू एक्टिंग। आई होप ही कंटिन्यूज डूइंग दैट, और रोल करें Exactly. और ड्रामे करें, बिल्कुल। ताकि हम उनको मजीद स्क्रीन पे अच्छे एक्साइटिंग रोल्स में देख सकें। और शोएब, ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि जी फवाद खान 8 साल बाद एक बार फिर अब बॉलीवुड में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके कमबैक को आप कैसे देखते हैं? जी, फवाद खान बिल्कुल एक मैंने सुना है कि भूल भुलैया 3 में भी कैमियो कर रहे हैं, फिर उसके बाद वानी कपूर के साथ एक फिल्म का भी चर्चा है, तो अच्छी बात है जी। मेरे ख्याल में अगेन हमारे पाकिस्तानी एक्टर्स जो हैं वो क्योंकि जबान भी यही बोली समझी जाती है, वो उसको जी। हिंदी कहने पे मुसर हैं, लेकिन है तो उर्दू ही, तो हमारे एक्टर्स उसमें बहुत अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं और करते रहे हैं। तो फवाद खान का तो बहुत क्रेज है इंडिया में, मैं खुद ही, Exactly. मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे अक्सर बात होती है तो वो कहते हैं यार क्या जबरदस्त पर्सनालिटी है और क्या खूबसूरत एक्टर है। इसी तरह अगर आप मायरा को देखें तो अच्छी बात है कि रास्ते खुले और पाकिस्तानी एक्टर्स दोबारा काम करें, मैं तो आई एम ऑल फॉर इट। सुना है कि सजल भी एक फिल्म प्रभास के साथ जी, कर जी, रही है जी। साउथ में। पहले मैंने मायरा खान के बारे में भी सुना था कि वो भी साउथ में एक तेलुगु फिल्म में एक्टिंग कर रही हैं। सो अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एतराज है तो बहुत सारी दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज है। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में तो हमारे एक्टर्स काम करते रहे बिल्कुल, हैं, अब अभी मैं भी कर वही रहे पूछने लगी हैं, थी, खासतौर पे जो हाँ। प्रोडक्शंस कनाडा से होती हैं। जी फवाद खान का आप जिक्र कर रहे थे, तो पंजाबी फिल्म एक्ट्रेस है, पाकिस्तान में बहुत पसंद की जाती हैं, सोनम बाजवा। उन्होंने कहा कि उनका क्रश जी। जो है वो फवाद खान है और मैं उनके साथ काम करना चाहूँगी। तो फवाद है नेशनल और इंटरनेशनल क्रश, इसमें कोई शक नहीं है। कोक स्टूडियो जो है उसके बारे में क्या कहेंगे? हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त गाने आए, नई कंपोजिशंस थी जी। और अब खैर एख्तिताम को जी, पहुंच बिल्कुल। चुका है। तो आपका फेवरेट वाला कौन सा गाना था? अच्छा, मेरा फेवरेट वाले दो के बीच में टाई है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप मुझसे ये सवाल करेंगे। एक तो मेरा 2AM मुझे बहुत पसंद है, साशा और 2AM बिल्कुल। हाँ, दिशा 2AM, की बहुत खूबसूरत गायकी और बड़ा मजे का गाना, उसका एक मूड है, वाइब है। दूसरा मुझे ब्लॉकबस्टर बहुत पसंद आया, हालांकि मैं रैप का इतना शौकीन नहीं हूँ, लेकिन फारिस शफी का रैप और फिर साथ जो वो गड़बी बजा रही हैं खवातीन और साथ जी, गाने जी। गा रही हैं, क्या खूबसूरत कॉम्पोजिशन है। वीडियो इतनी मेस्मराइजिंग है कि आप नजर हटती नहीं है स्क्रीन से। वो वन शॉट में फिल्म हुई भी जी। पूरी वीडियो है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स वीडियो। तो उसको किस तरह कोक स्टूडियो ने जो है वो गाने और वीडियो को जो है जोड़ा है, बहुत खूबसूरत लगता है वो भी। और झोल बहुत खूबसूरत। अगर आप एक दूसरे बिल्कुल। मूड में चले जाएं, एक रिफ्लेक्टिव मूड में, सॉम्बर, कहीं कहीं दिल उदास हो, तो झोल सुनने में बड़ा मजा आता है। और तो इस तरह के सारे फिर गाने ये- ही बहुत ये खूबसूरत है। मैंने तो बहुत वीडियोग्राफी enjoy किया। आपको- आपका फेवरेट कौन सा रहा? बानो आप बताइए पहले। मेरा फेवरेट एक तो वो है बिल्कुल ये ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर, आपको और भी दूसरा पसंद दूसरे वाला वो है जिसमें हमारे बड़े अच्छे सिंगर हैं, मेरे दिन से नाम क्यों निकल गया उनका? सजाद अली सजाद अली, वाला सजाद अली, जी जी जी। चल वो भी चलिए। गाना बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। ये वो दोनों बहुत मुझे अच्छा बहुत गाना है। पसंद सजाद है। अली का तो खैर हर गाना ही जो है वो हिट हो जाता है। वो इतने खूबसूरत सिंगर हैं, इतनी अच्छी आवाज है, तो हाँ। उनका गाना भी बहुत खूबसूरत है। तो मुझे जनरली मैं खुश हुआ इस कोक स्टूडियो के सीजन से और मुझे अच्छा लगा।
जितने भी गाने आए वो सब गाने जो हैं वो याद रहेंगे और कहीं ना कहीं दोबारा हम उनको अपनी प्लेलिस्ट में सुनते रहेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल। शुएब, जाते जाते अनंत अंबानी की जो शादी हुई है उस हवाले से भी आपके कमेंट्स। आपको इनवाइट किया है? शुक्र है जी, खत्म हो गई शादी खैर से, और वो मेरे ख्याल में बस चले ही जा रही थी। वो पूरा 1 साल का प्रोग्राम था जो कि रिहाना से शुरू होके और जस्टिन बीबर और तक चला, और हमने देखा कि दुनिया में कौन है जिसने वक्त नहीं निकाला अनंत अंबानी की खुशियों में शरीक होने के लिए। लेकिन ये और बात है कि उनमें से बहुत से लोग जो थे वो शायद अनंत अंबानी को ना जानते हो या अनंत अंबानी उनको ना जानते हो जी। पर्सनली। तो मुझे नहीं लगता वैसे शादियों में इस तरह मजा आता है। हमें तो वो शादियां पसंद है जिसमें खाला, मामानी, चच्ची, जी। कजन्स पूरे बॉलीवुड को उन्होंने, शुएब, पूरे बॉलीवुड को उन्होंने नचा दिया है अपनी शादी पे, और उनको क्या चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कुछ थोड़ा सा दिल में जरा अफसोस भी हुआ कि बड़े बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित जो हैं वो बारात के आगे आगे नाचते हुए जा रहे हैं, तो ये कोई आधों को मेरा फूल नहीं पकड़ाए ख्याल हुए कि थे। उनके शाया निशान था। जी। आधे जो सेलिब्रिटीज थे उनको फूल पकड़ाकर वेलकम करने के लिए खड़ा किया हुआ था, तो दोनों तरफ से। अच्छा, ये भी खबरें कर दें, अभी इनके पोस्ट वेडिंग प्रोग्राम्स भी आने वाले हैं, तैयार हो जाएं आप। उसमें भी सुना है कि कोई बड़े बड़े गेस्ट आएंगे। अच्छा, शाही खानदान को भी शायद बुलाया जाए। सिलसिला चलता रहेगा क्योंकि उनको कोई बहाना चाहिए अपने पैसे फ्लैश करने का, जिसको आजकल कहते हैं ना, जेन जी कहती है फ्लैश, जी। फ्लैशिंग। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ फ्लैशिंग, जो कि फ्लेक्सिंग वो कर रहे थे अपने पैसों की और अपनी इमारत की। लेकिन मेरे ख्याल में अगेन ग्लोबली और खासतौर पे हिंदुस्तान और इस रीजन को अगर हम देखें, तो अगर आप हमारे मसाइल की तरफ देखें और गुर्बत की तरफ देखें और सेहत और तालीम की सूरत हाल की तरफ देखें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा सब शहरियों को, और मैं खुशियां मनाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सब शहरियों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए कि हम किन चीजों पर पैसे खर्च कर रहे हैं। आई नो कि उनके लिए शायद ये 1% ऑफ हिज नेट वर्थ है, और इस पूरे एक्सरसाइज के बाद मैं कल ही पढ़ रहा था कि उनका 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ एक्चुअली उनकी वर्थ बढ़ गई है, क्योंकि बहुत सी बिजनेस डील्स हुई होंगी, बहुत से इंटरनेशनल बिजनेसेस जो हैं वो अट्रैक्ट हुए होंगे। लेकिन जो भारतीय आवाम है वो इस सबसे खुश नजर नहीं आ रही। उनका कहना है कि इन्होंने जो इनके मोबाइल फोन्स थे और बाकी जो इनके बिजनेसेस हैं उसमें इन्होंने टैक्स बढ़ा दिए 20-25%। तो उन्होंने कहा कि शादी के पैसे जो है ना ये हमारी जेब में से निकाल रहे हैं, तो इट्स नॉट फेयर। जी, भारतीय आवाम कुछ नजर नहीं आ रही। और मैंने ये भी सुना है कि ट्रैफिक के मसाइल बहुत रहे, बॉम्बे में सड़कें बंद कर दी गई और लोग बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार रहे। वैसे ही बॉम्बे एक बड़ा शहर है, एंड आई कैन इमेजिन कि वहां पे ट्रैफिक के मसाइल होंगे, लेकिन अगर पूरे शहर को जो है आप ब्लॉक कर देंगे एक खानदान की शादी के लिए और खुशी के लिए, तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस शहर में ट्रैफिक की क्या सूरत हाल होगी। तो लोग कुछ इतने खुश नहीं थे उससे भी कि भाई बेगानी शादी में हम इसलिए मारे जा रहे हैं। लेकिन यह है कि एक्टर्स ने बहुत एंजॉय किया, स्टार्स ने, और हमने देखा ग्लैमर बहुत था, कपड़े, फैशन डिजाइनर्स, पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर, बिल्कुल एग्जैक्टली, बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज ने पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर्स के कपड़े पहने। ये अच्छा लगा। सो इन अ वे हम भी वहां मौजूद थे। शुएब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने वक्त दिया जी, और हमें बताया कि क्या ट्रेंड चल रहे हैं हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। थोड़ी सी तनकीद भी हुई कुछ मामलात को लेकर। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, नफ्सियाती सेहत के हवाले से बात करेंगे। ख़ानदान में पैदा होने वाले पहले बच्चे को हर एक से खूब लाड मिलता है, प्यार मिलता है, और वो समझता है कि बस मैं ही हूँ और मेरी ही बात चाहता है। लेकिन हमने देखा कि जब कोई दूसरा बहन भाई आता है तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी होता है, वो बच्चा, उसको नेगलेक्ट किया भी जाता है, क्योंकि सबका ध्यान नए बच्चे की तरफ चला जाता है। वो छोटा होता है, और बड़ा बच्चा चाहे 1 साल का है, 1.5 साल का है या 2 साल का है, उसको यही कहकर चुप करवा दिया जाता है कि चुप करो, तुम बड़े हो, ये तुम बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो। हालांकि उसका तो बचपन चल रहा होता है, वो भी छोटा होता है। तो इसमें ये होता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे को ना अपने दूसरे बहन भाई से मसला शुरू हो जाता है, वो उससे उखड़ा रहता है कि इसके आने से मेरे साथ ये हुआ। तो ये नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज होता है, वालिदैन को इस पर क्या करना चाहिए, किस तरह से पूरी फैमिली को एक बच्चे को ट्रीट करना चाहिए, ये सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, रीहैब कंसल्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अफाफ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर साहिबा, बच्चों में जो फेवरेटिज्म पेरेंट्स जब करें तो ये बड़े होकर शदीद लड़ाई झगड़ों में भी तब्दील हो जाता है। जी बिल्कुल।
अच्छा, आज का टॉपिक जो है ना ये मैं समझती हूँ कि हर घर का टॉपिक है और इस टॉपिक पे हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं। जैसे अभी शाहर बानो ने बात शुरू की बिल्कुल छोटे बच्चे से कि जब बच्चा पैदा हुआ और दूसरा बच्चा आया और वो उसको तवज्जो मिलना शुरू हो गई और उसने महसूस करना शुरू किया कि मुझे जो है वो तवज्जो नहीं दी जा रही है या वो किसी तरह से कंपटीशन में आ गया। और फिर ऑन द लॉन्ग रन जाके आप देखें कि ये जो फैमिलीज़ में इवन कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आते हैं आपको, बड़े होके बहन भाइयों की आपस में लड़ाइयाँ और इख्तिलाफ़ात, वो यहाँ से आपके बेसिकली ये दीज आर द रूट्स जहाँ से वो शुरू होती हैं। तो ये बहुत टेंडर एज होती है बहन भाइयों का आपस में, आपको पता है कि खूबसूरत रिलेशनशिप भी है। अच्छा, इसके हम आज के प्रोग्राम में दोनों पर्सपेक्टिव्स पे बात करेंगे कि इसके पॉजिटिविटी इसमें क्या है और अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते, यानी पेरेंट्स इसको पॉजिटिवली ट्रीट नहीं करते हैं, तो फिर इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और ओवरऑल फैमिली फिर इससे जिससे कैसे सफ़र करती है। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल द रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स, यानी बहन भाइयों का आपस का जो प्यार मोहब्बत या उनका एक जो तल्लुक़ है वो सबसे खूबसूरत रिश्ता है इस दुनिया में, माँ बाप और औलाद की मोहब्बत के बाद। बिल्कुल। और आप जिसे कहते हैं कि फ़र्स्ट फ्रेंड्स, क्राइम पार्टनर्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपिटिटर भी वही आपका बहन भाई होता है, सिबलिंग्स ही होते हैं, क्योंकि बाकी तो दोस्त आपके बाद में बनते हैं ना, आप सबसे पहले घर में वहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन ये जो हमारे घरों में यहाँ से सिलसिला शुरू होता है कि बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ा और छोटे बच्चे को निगलेक्ट करना या बड़े बच्चे को निगलेक्ट करना, बाज़ को दोनों ऑपोजिट होते हैं। बाज़ पेरेंट्स का बड़े बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है और वो छोटे बच्चे को जो है ना वो उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाते, और बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि छोटे बच्चे के आने की वजह से जो बड़ा बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है। अच्छा, अब ये इफ़ेक्ट कितना होता है, कैसे होता है और उनका रिश्ता आपस में किस तरह से होना चाहिए, ये मुख्तलिफ उसके डिपेंड करता है। आई मीन कि जैसे बच्चों का एज गैप कितना है, अगर तो बच्चों का एज गैप बहुत कम है, लाइक 2 साल का बड़ा बच्चा था और फिर बच्चा पैदा हो गया, या 3 या 5 साल, यानी बच्चा अभी डेवलपमेंटल फर्स्ट 4-5 ईयर्स की एज में है, तो फिर और तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चा देख रहा है कि एकदम से मैं माँ की गोद में था, मैं उतर के नीचे आ गया हूँ, एक दूसरा बच्चा जो है आ गया, क्योंकि उसको भी उस टाइम पे वही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस पे बच्चों को उतनी तवज्जो, उतनी मोहब्बत जितनी कि आप छोटे बच्चे को दे रहे हैं, उतनी तवज्जो मोहब्बत आपको बड़े बच्चे पे भी देनी है। ऑफ कोर्स छोटे बच्चे की नीड्स थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं, माँ के लिए थोड़ा संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, वो जो ही बच्चा फिर गोद से बाहर निकलता है, क्योंकि बड़े बच्चे ने जहन में रखा हुआ होता है कि मुझे इग्नोर किया गया है और मुझे हमेशा यही कहा जाता है। हालांकि आप देखिए 3-4-5 साल का बच्चा भी तो छोटा ही होता है ना, अगर उसका छोटा बहन भाई कोई ना हो तो वो अगर 10 साल का भी हो जाएगा तो वो छोटा बच्चा ही रहेगा। डॉक्टर साहब, ये कितना हेल्दी ट्रेंड है या अनहेल्दी ट्रेंड है जो पेरेंट्स बहन भाइयों के कंपटीशन कराते हैं पढ़ाई के हवाले से, कि अपनी बहन को देखो या अपने भाई को देखो वो इतने अच्छे स्कोर लेता है, तुम नहीं करते हो इस तरह? अच्छा, मेरे पास जब क्लिनिक पे पेशेंट्स आते हैं ना, ख़ास तौर पे जितने भी पेरेंट्स बच्चों की कंप्लेंट्स के साथ मेरे पास आते हैं, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मोर देन 95% जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ तो मुझे बच्चों में मसला नज़र नहीं आता, पेरेंट्स पे मतलब उनके मसाइल हैं। और ये मैं बात बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यानी बच्चों के प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो पेरेंट्स के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। यानी हमें पेरेंट्स पे वर्क करने की ज़रूरत होती है, उनको काउंसल करने की ज़रूरत होती है। देखिए, छोटे बच्चे जो हैं उनकी यंग एज में उनको हमें चीज़ें सिखानी पड़ती हैं। अब इट्स वेरी पॉजिटिव इवन एट अर्ली स्टेज कि अगर उनके अंदर कोई कंपटीशन क्रिएट किया जाए, पॉजिटिव वे में किया जाए, तो ये बहुत अच्छा है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। अब बच्चों के जो अर्ली एज में कुछ इमोशंस हैं, 4 इमोशंस हैं जो कि बड़े विजिबल होते हैं, और उन्हीं इमोशंस को अगर रेगुलेट कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल खुशी का, उदासी का, गुस्से का और मोहब्बत का, ये 4 इमोशंस उसके अंदर मौजूद होते हैं। अब आप कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे को उस इमोशन को एक्सप्रेस करना सिखा दें तो बच्चे एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से रवैया रख सकते हैं। यानी अगर आप दूसरा बहन भाई, अगर आमतौर पर तो यही लड़ाई होती है, खिलौने पे लड़ाई हो गई, सबसे पहले मैं करूँगा, मी फर्स्ट, या फिर ये कि लास्ट स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा जो है ना वो मुझे मिलना चाहिए, वो इसको नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं। अब अगर उसमें आप दूसरे बहन भाई को थोड़ा सा ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखा दें, फॉर एग्जाम्पल बताएं कि देखो भाई तुम्हारा उदासी महसूस कर रहा है, वो देखो सैड है, उसके फेस जो है वो सैड हुआ हुआ है, तो अब बच्चे को इमोशंस को एक्सप्रेस करना सिखाएं। बेसिकली बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा
रहा होता अपने इमोशंस को, उसको पता नहीं होता कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। तो बच्चे को वो फीलिंग जो है वो रियलाइज़ कराना कि तुम इस टाइम उदास महसूस कर रहे हो या कोई दूसरा उदासी महसूस कर रहा है, तुम खुशी महसूस कर रहे हो या इसकी वजह से किसी को गुस्सा आ रहा है या मुझे गुस्सा आ सकता है। ये वो इमोशंस हैं जिनको हम पेरेंट्स आमतौर पे बड़ा इग्नोर कर जाते हैं और नॉर्मल ही वे में ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन इमोशंस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब, कुछ पेरेंट्स जो अपने बच्चों से अनरियलिस्टिक डिमांड्स रख लेते हैं, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो बहुत अच्छे मार्क्स लेता है क्लास में और एक मखसूस प्रोफेशन है जो पेरेंट्स की ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा इस प्रोफेशन को ज्वाइन करे, मौज ना करना, वो बिल्कुल उसको प्रेशराइज करेंगे कि अच्छा, अब ये मौजना जैसे आपने पहले अभी क्वेश्चन किया था कि आपस में सबसे पहले तो बहन भाइयों में शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, पेरेंट्स सबसे पहले जो बात आके कहते हैं ना, वो कहते हैं देखें हम तो पेरेंट्स सारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो वो कहेंगे हमने तो सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दी है। देखिए, हमने तो सबके लिए सब कुछ करने की कोशिश की है, एक जैसी स्कूलिंग की है, एक जैसा इनको खाना पीना देते हैं, एक जैसे कपड़े देते हैं। मतलब पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक दिस, वो हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप एक बात ज़रा जहन में रखें कि तमाम बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। बेशक आप उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चों को फेयर ट्रीटमेंट चाहिए होती है। फेयर ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि बच्चे की नीड के मुताबिक आप उसको ट्रीट करें। आप सबसे पहले बच्चे को घर से कंपटीशन वाला स्टार्ट कर देते हैं कि देखो तुम्हारा बहन भाई जो है वो बहन जो है वो तो बहुत अच्छे मार्क्स ले रही है, भाई तो तुम्हारा बहुत अच्छा ये काम कर रहा है, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो। अब वो जो उसकी सबसे पहले साइकोलॉजी घर में ख़राब होना शुरू होती है कि वो कंपटीशन को घर से नेगेटिवली क्रिएट करता है। देखिए, आप किसी को एग्जाम्पलीफाई करना या किसी की मोटिवेशन के लिए बात करना वो अच्छी बात है, लेकिन 1, 2, 3 बार जब आप मुसलसल हर बात में बच्चे के सामने उसी ही का कंपटीटर रखेंगे और कंपटीशन को उसके साथ मीट करने के लिए कहेंगे, यानी एक स्टैंडर्ड आपने रख दिया किसी दूसरे बच्चे का स्टैंडर्ड उसके सामने, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। आपने उसके कंपटीशन को विद इन द सेल्फ क्रिएट करना है। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा टेक्निकल सवाल है, वो ये कि एक जो मैं पहले बात कर रहा था कि एक प्रोफेशन ख्वाहिश है पेरेंट्स की कि जी फलां हमारी औलाद डॉक्टर बने, इंजीनियर व्हाटसोएवर। एक बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा है उस पर प्रेशर आ गया कि मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन करना है, उसका दिल नहीं है, वो कर नहीं पा रहा। और एक बच्चा जो स्पोर्ट्स में अच्छा है उसे खुद कहा जा रहा है कि तुम कुछ और कर लेना, तुम ये नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वो इस जिद में आ गया कि मैं भी ये करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पेरेंट्स को पसंद है। तो अब वो दोनों एक टसल में, एक कर नहीं पा रहा, एक कर। बिल्कुल ऐसे, बल्कि बाज़ का तो यहाँ तक भी हमारे यहाँ है कि जो पढ़ी लिखी फैमिलीज हैं इवन उनमें भी कि हमारे खानदान में तो सब डॉक्टर्स हैं, तुम कहाँ से आर्टिस्ट निकल आए हो। हाँ जी, मतलब तुमने कौन सी ये फील्ड चूज कर लिया। हमारे तो कभी आज तक कभी कोई ये खेल वेल किया है, ये तो हॉबी होती है, इसको तुमने कैसे प्रोफेशन के तौर पे लेके जाना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी और जो बचपन से शुरू कर दी जाती हैं, यानी वो माइंड मेकिंग आप बनाने शुरू कर देते हैं। देखिए, आप बच्चों की माइंड मेकिंग करें, लेकिन आप अपना दिमाग उसके दिमाग में डालने की कोशिश ना करें। आप थोड़ा सा ये जज करें कि आपके बच्चे के अपना पोटेंशियल क्या है, और बच्चों के अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, वी नीड टू एक्सप्लोर दैम। क्योंकि बच्चे, जैसे मैंने कहा कि वो एक्सप्लोरिंग एज में होते हैं ना, उस टाइम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीख रहे होते हैं। तो उनको वो तमाम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ दें, उनको सुनने की कोशिश करें, उनके इंटरेस्ट फॉलो करें। और पेरेंट्स से बेस्ट कोई ऐसा ना थेरेपिस्ट होता है, ना कोई एवेल्युएटर होता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम आपके बच्चे के साथ गुजरा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं, थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप उसे सिर्फ पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम आपके पास गुजरता है। तो जितना अच्छा डायग्नोसिस आप खुद बना सकते हैं अपने बच्चे का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है, उसके लिए शाहरबानो ज़रूरी ये है कि सबसे पहले पेरेंट्स अपनी जो है ना वैल्यूएशन करें। वो खुद सोचेंगे क्या मेरी डायरेक्शंस ठीक हैं, मैं अपने बच्चे के लिए कोई बाइस तो नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे पेरेंट्स फेवरेटिज्म भी करते हैं बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये होता है। अच्छा, इट्स नेचुरल, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। वो क्यों? क्योंकि जो बच्चा उनके साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, उनकी बात मानता है, सुनता है, वो समझते हैं कि ये हमारे साथ बहुत अच्छा है, और उसके ऑटोमेटिकली उसके लिए फेवरेटिज्म क्रिएट हो जाता है। लेकिन बाज़ वक़्त कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं फैमिलीज में जो कि बोल नहीं सकते, अपनी चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल ही या थोड़ा सा शरारती भी होते हैं। वो थोड़ा सा इनके इंटरेस्ट पेरेंट्स के इंटरेस्ट से डिफरेंट हो सकते हैं। तो आप उनको अगर इग्नोर करना शुरू कर देंगे या आप उनको बैड ट्रीटमेंट देंगे तो वो गलत होगा। इसी बात से रिलेटेड कितना ज़रूरी है कि एक बच्चा जो कि लड़ के और रो के अपनी सारी चीज़ें मनवा रहा है और आप मान रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसने बाज नहीं आना। एक बच्चा जो आपका एहसास कर रहा है और वो शायद उससे ज़्यादा कर रहा है आपके लिए, लेकिन वो आपसे मांग नहीं पा रहा, वो चीज़ों को उस तरह से बयान नहीं कर पा रहा,
तो वो आपके लिए हमेशा ज़ीरो है। और आप तारीफ़ भी जब करते हैं तो आप कहते हैं ये बच्चा जो है ना, ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा इंटेलेक्ट इसका लेवल है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट है, ये बाहर जाकर, और तुम तो कुछ नहीं कर सकते। ये कितना अच्छा, खराब इसके लिए ना एक हम बात को टर्म यूज़ करते हैं, द कर्स ऑफ अ गुड बॉय और द कर्स ऑफ अ गुड गर्ल इन फैमिली। यानी बाज़ का ऐसे होता है कि हर फैमिली में कोई ना कोई एक बड़ा कुर्बानी देने वाला बच्चा या बच्ची जो है ना वो पैदा हो जाता है, और वो शुरू से ही होता है। यानी वो पहले माँ बाप का एहसास करता है, फिर सारे बहन भाइयों का एहसास फिर करता बाद में है, शादी के बाद वो शादी के बाद भी सारी कुर्बानियाँ, यानी और वो उसके लिए अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। यानी कभी कभी आपका बहुत अच्छा होना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन अगेन इसमें जो रोल प्ले करना है ना, पेरेंट्स ने करना है, पेरेंट्स को जस्टिफाई करना है। देखिए, पेरेंट्स अथॉरिटी है ना, और बच्चे पेरेंट्स को अथॉरिटी मानते भी हैं, तो पेरेंट्स को बड़ा ही फेयरली ये देखना चाहिए कि मेरे किसी बच्चे के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है, बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे की वजह से मैं उसका तो कोई हक जो है ना वो नहीं कर रहा हूँ। मतलब ऑल दो पेरेंट्स हमेशा ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें बच्चों के ऊपर उनकी पर्सनैलिटीज़ पे इफेक्ट करती हैं, और ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं फिर। सही, बहुत ख़तरनाक मामला है। बहुत ज़रूरत है पेरेंट्स को इसकी अपने आप को देखने की, ट्रेनिंग करने की। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहिबा, आपने हमें वक्त दिया और बहुत खूबसूरत टॉपिक पर आपने अच्छी टिप्स दी। नाजरीन, अब हमारे साथ हमारी रिसर्चर नक्श काजी मौजूद हैं, तो आज उनसे जानते हैं कि जी आज क्या रिसर्च की उन्होंने। चलें नक्श, वेलकम करते हैं, पटारी खोलें, फिर आज क्या लेके आई आप? आज हम बात करेंगे कलर्स पे। ओह अच्छा, नाइस, ब्लैक रंगीन, कलर। हाँ, फेवरेट कलर। मेरे ख्याल से आधे पाकिस्तान का यही है। क्या दुनिया लड़कियों का तो है? हाँ, लड़कियों का तो है, लड़कों का पता नहीं, लड़कियों का तो है। ब्लैक बहुत फेवरेट है। काला जोड़ा पा साड़ी फरमाए। अच्छा, आज हम कलर्स पे बात कर रहे हैं, और कलर्स से जैसे ब्लैक से स्टार्ट किया, तो आपको बताते चलें कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, और जो लाइट कलर्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए अगर आप गर्मियों में तो लाइट पहने, तो इसीलिए लोग गर्मियों में जो है उनको लाइट ही पहनना चाहिए, और उससे ही आपको फ्रेशनेस का एहसास होगा। गर्म पहनने से एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। आप विंटर्स में देखोगे ज़्यादातर लोग ब्लैक या शेड्स ऑफ डार्क, हाँ, वो पहनते हैं। और जो आपके वार्म कलर्स है ना, आपके वार्म कलर्स जो है वो आपकी मेमोरी को अच्छा रखते हैं, ठीक है। आपकी चीज़ें स्टोर ज़्यादा वार्म कलर्स में हों तो स्टोर ज़्यादा रहती हैं, और कूल कलर्स में आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग है ना वो ज़्यादा अच्छी फॉस्टर होती है। ओके, वार्म कलर्स में आगे रेड येलोस के स्पेक्ट्रम में, और कूल कलर्स में आगे ब्लू ग्रीन्स, ठीक है। वाइट के बारे में बात करें तो वाइट जो है प्योरिटी का कलर है, लेकिन डिफरेंट कल्चर्स में डिफरेंट मीनिंग भी लिया जाता है। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में वेडिंग्स पे पहना जाता है, लेकिन अफसोस के मौक़ों पर भी हम लोग पहनते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार आपको अगर ये बात बताऊं, अच्छा पहले तो आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है बॉयज़ का कलर क्या है और गर्ल्स का कलर क्या है? मेरे ख्याल से बॉयज़ का कलर है ब्लू और गर्ल्स का पिंक। पिंक। अच्छा, मज़े की बात ये है कि 1900s में ये रिवर्स था, ठीक है। अच्छा, पिंक को समझा जाता, हाँ, और क्योंकि पिंक को समझा जाता था कि स्ट्रेंथ है, ठीक है, तो वो बॉयज़ के साथ मंसूब कर दिया गया था, और जो ब्लू था वो ज़्यादा फेमिनिन लगता था, ज़रा डेडिकेट लगता था, तो वो उन्होंने उनके साथ मंसूब किया था। 1940 में ये दोनों जो है वो रिवर्स हो गए, हाँ, चेंज हो गए। अच्छा, उसके अलावा रेड के बारे में कहें तो रेड जो है ना वो आपको अर्जेंसी क्रिएट करता है, ठीक है। और आपको जैसे आप देखेंगे सेल्स पे मार्केटर्स अक्सर यूज़ करते हैं सेल सेल सेल, रेड 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 में लिखा होगा, ठीक है। फिर उसमें होगा कि कोई क्लियरेंस सेल है, कॉल टू एक्शन है, हाँ, तो क्योंकि वो अट्रैक्ट करती है, और क्योंकि वो मेमोरी आपकी जो है उससे ज़्यादा देर तक रहती है, तो आपको रेड आपके जहन में रहता है। मैं तो ये भी सोच रही थी, मैंने कहा लगता है मेमोरी का अगर ताल्लुक है ना तो टीचर्स इसीलिए रेड से मार्किंग करके देते हैं कि बच्चे याद रखें। मैं तो ये बात करने वाला था कि ये गलतियाँ थी, तो स्कूल और में बच्चे क्रिएटिविटी दिखाते हैं ब्लू से। डिस्करेज भी किया जाता है ना, अब तो टीचर्स को मेरे ख्याल से कुछ स्कूल में तो मना किया जाता है बकायदा कि रेड पेन से आप वैसे इसका कोई ताल्लुक नहीं है उससे। वैसे मैंने अपने पास से आपको ये बात की कि जैसे मेमोरी रहती है ना रेड का, दिस इज रिसर्च्ड कि रेड से ना मेमोरी आपकी रहती है अच्छी, स्ट्रांग रहती है। तो मैं वैसे ही कह रही थी, और ब्लू जो है वो क्रिएटिविटी पे, मैंने कहा फिर ब्लू से बच्चे क्रिएटिव बातें लिख के देते हैं, और टीचर रेड से बेस्ट कलर्स क्या है? देखिए, मुझे लगता है हर सीजन का अपना कलर होता है, ठीक है। हर सीजन में की डिफरेंट होती है एक वार्डरोब। आपकी जो वार्म कलर्स हैं, ठीक है, वो आप सर्दियों में पहने, आप डार्क कलर्स पहने, उसके सारे शेड्स पहने, न्यूट्रल्स, ग्रेज, ब्लैक, सारे आपके वार्म, उस जो वार्म आपके कलर्स हैं ना वो आपके चले जाए विंटर्स में, और जो आपके कूल कलर्स हैं जैसे पेस्टल्स और लाइट कलर्स वो सारे अगर आपके समर्स में आ जाए, आप देखो कि बाहर आ जाती है, और फिर बड़े प्यारे प्यारे कलर्स भी आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद रिसर्च की बात करते हैं तो रेड में चीज़ स्वीटर लगती है, रिसर्च कहती है।
जैसे स्ट्रॉबेरीज होती हैं, तो रेड में कलर स्वीट लगता है। और एक और मज़े की बात है कि अगर रूम का कलर रेड होगा तो आपको छोटा लगता है कमरा, वार्मथ महसूस होगी। अच्छा। ठीक है, हाँ, और आपका टाइम ना देर से गुजरेगा। अच्छा, ये रिसर्च है। लेकिन छोटा जरूर लगता है। छोटा डार्क कलर्स में छोटा लगेगा ना, जैसे वाइट इसीलिए वॉल्स रखते हैं ताकि कमरा बड़ा लगे। बड़ा लगता है, हाँ खुला जी। खुला सा। तो और अगर ब्लू की बात की जाए तो ब्लू से जो है ना टाइम भी जल्दी पास होता है। ठीक है, और जो है ब्लू से आपको ठंडक का एहसास होता है। ठीक है, और ये रिसर्च हुई कि 2 कमरों में लोगों को बिठा और के ब्लू का देखा। कोई भी शेड, डार्क है, लाइट है, व्हाटएवर। ब्लू की मज़े की बात, हाँ, ब्लू का कोई भी शेड। और ब्लू की मज़े की बात ये है कि ब्लू जो है ना बड़ा ही रेयर कलर है नेचर में, अगर आप देखें। और मज़े की बात ये भी है कि स्काई का कलर जो ब्लू है वो क्यों है, वो इसलिए क्योंकि ब्लू की जो ब्लू लाइट जो है ना स्कैटर्ड स्काई में इजीली हो जाती है। ठीक है, दैट इज़ वाई। वरना आप देखोगे नेचर में ब्लू कलर उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता। अगर समंदर भी नीला लगता है, वो भी लगता है क्योंकि रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब करती है वो लाइट। ठीक है, तो उस तरह से वो होता है। Green भी ग्रीन लगता तब है। लगता है कि जब ग्रीनरी प्लांट्स नीचे ज्यादा हों अंडर वाटर। ठीक है, तो वो फिर ज्यादा ग्रीन क्योंकि लगेगा। वाटर का कलर तो ट्रांसपेरेंट है। ओके। स्काई का भी कलर ऐसे ही है। ठीक है, तो वो लेकिन वो स्कैटर होता है जल्दी। अच्छा, फिर और ये है कि ग्रीन जो है वो बहुत कामिंग कलर है, इसीलिए नेचर का कलर है। इसीलिए माउंटेन्स पे जाते हैं, अपने आप को ज़रा वो डिटॉक्स करने जाते हैं। ठीक है, फ्रेश फील करने जाते हैं। अच्छा, एक और मज़े की बात यह है कि रेडिश ग्रीन के जो शेड्स होते हैं ना वो ह्यूमन आई से कुछ नज़र नहीं आते। कुछ Reddish ऐसे green? शेड, हाँ जी, रेडिश ग्रीन यानी ग्रीन और रेड को मिला के कुछ शेड्स ऐसे बनते हैं जो आम ह्यूमन आई से नज़र नहीं आते वो शेड्स, क्योंकि वो कैंसल आउट कर देती है आई आपकी। ठीक है, तो इसीलिए उनको फॉरबिडन कलर्स भी कह देते हैं या इम्पॉसिबल कलर्स भी कह देते हैं, क्योंकि वो आपको नज़र नहीं अच्छा, आते। कुछ कलर्स ऐसे भी होते हैं, पिछले दिनों मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि वो किसी को गोल्डन नजर आ रहा है, किसी को ब्लू नजर आ रहा है, कॉम्बिनेशंस में। हाँ, तो अच्छा, वो उसका क्या अच्छा, एक वजह और होती है? बात, ये इसी तरफ आ जाती हूँ। ह्यूमंस में ना रिसेप्टर्स होते हैं 3। ठीक है, एक एनिमल है उसे कहते हैं मेंटिस श्रिम्प। ओके। मेंटिस श्रिम्प, उसमें आते हैं 16 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, आप सोचे कि वो क्या वैरायटी देख सकता है कलर्स की। ठीक है, वो अल्ट्रा वायलेट रेज भी देख सकता है। ठीक है, बीज देख सकती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ओके। हाँ जी, और उसमें कलर ब्लाइंड ज़्यादातर मर्द हजरात होते हैं, इसलिए क्योंकि ये इसका ताल्लुक, कलर का ताल्लुक जो है, कलर ब्लाइंडनेस का ताल्लुक एक्स क्रोमोसोम से होता है। और मेल में क्योंकि 1 होता है तो इस वजह से वो 8% चांसेस है कि वो ज़्यादा कलर ब्लाइंड लेकिन मर्दों में वैसे भी, मर्द वैसे भी कलर ब्लाइंड ही होते हैं। उनको पिंक का एक ही शेड वो सारा समझ रहे होते हैं। यही रीज़न है। ग्रीन जैसे लाइक ऐसा कुछ नहीं मैं होता। अपनी मिसाल देती हूँ। कल मैं शॉपिंग कर रही थी, मैंने शूज लिए तो माय हस्बैंड वाज लाइक कि ये तूने पहले नहीं लिया था। मैंने कहा नहीं वो डिफरेंस है। नहीं, डिफरेंस तो नहीं है, वो सेम है। हालांकि डिफरेंस था लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट में था, तो वो कहते हैं सेम तो मैं आपको है। बताता हूँ, कलर ब्लाइंड वाला मसला नहीं होता, इंटरेस्ट की बात है। उनका इंटरेस्ट नहीं था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात same था। सच है। अगर आप यही शर्ट उनके लिए कोई इस कलर में शर्ट खरीदती, वो आपको डिफरेंस बताते हैं। हाँ, ये पता की बात की है, देखा है? वो फिर वो अपने हर शेड में भी आपको बताएंगे ये कौन सा वाला ब्लैक है और ये कौन सा वाला वाइट है और ये वाला पॉइंट है ना, इंटरेस्ट की बात है। अच्छा, फिर अगर एक और मजे की बात ये कि फोबिया होता है लोगों को कलर्स का, है बहुत रेयर है। लेकिन लोगों को जिनको कलर्स का फोबिया होता है, या तो सब कलर्स का या किसी एक कलर का, तो उसको क्रोमोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब कलर्स जो हैं वो बहुत आपकी लाइफ में जो है ना वो प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। एक मज़े की बात मुझे याद आई, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि थोड़ा कैसे खाएंगे। तो ब्लू के बारे में ये कहा जाता है कि अगर ब्लू प्लेट में खाए ना तो आप ज़्यादा नहीं खा सकते। रिसर्च ये कहती है। ठीक है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट उसमें आज लूज से मैं होता है। ब्लू प्लेट पे जा रही हूँ। मैं मानो को ब्लू बर्तनों में खाना नहीं। मैंने ऐसा रिसर्च करके ना सारी चीज़ें ऐसी ले आनी है कि आप क्या क्या करें तो आपका खाने से ब्लू ग्लास, उठ जाए। शादी में ब्लू बर्तन। मेहमानों के लिए ब्लू ग्लास, ब्लू प्लेटें, ब्लू हर चीज ब्लू। हाँ, बस मैंने ना मैं अपने घर में ब्लू लेके आई। मैंने आहिस्ता रिसर्च करके ना सारी ऐसी चीज़ें ले आनी है कि इन दी एंड हमने कुछ निकाल लेना है कि हम क्या करें। लक्ष्य आप लोगों के लिए आसानी पैदा करिए, कम खा भी सकते हैं, लोगों को भी कम खिला सकते हैं, बचत कर सकते हैं इस महंगाई में। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका नक्श। आज का हमारा जो सेगमेंट है और प्रोग्राम है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो अजीम, आप फिर जी क्लोजिंग लाइन्स। बिल्कुल, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें जी। मुझे शहरबानों को इजाज़त है, कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज़।